हेलो दोस्तों, नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सीन राइजिंग 9% इन फिनेंशियल ईयर 26 टू 31.5 लाख रुपया लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हम लोग को जानना है कि क्या इसमें बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि फिनेंशियल ईयर 26 में एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर लोन है, यह 31.5 लाख करोड़ रुपया होने की संभावना है। यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस फिनेंशियल ईयर में 31.5 लाख करोड़ रुपया साख का सृजन किया जाएगा। और दूसरी बात कही जा रही है कि फिनेंशियल ईयर 25 से 9% क्या है, ज्यादा है। यानी कि फिनेंशियल ईयर 25 में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट हुआ है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो लोन दिया गया है, वो 28.9 लाख करोड़ रुपए है। तो ये इसका हेडिंग है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं। अब उस फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला, इसमें जब पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो पहला फैक्ट ये दिया गया है कि जो टोटल एग्रीकल्चर एग्री क्रेडिट जो हो रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो हो रहा है, इसमें से 60% जो लोन दिया जाता है, 60% जो लोन दिया जाता है, यह शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन है। ये शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन की बात कही जा रही है। तथा 40% जो लोन दिया जाता है, यह लगभग 40% इन्वेस्टमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दिया जा रहा है। बस मेरा ये कहना है कि 40% जो लोन सैंक्शन हो रहा है, वह हो रहा है शॉर्ट टर्म क्रॉप्स फसल के लिए, कि जो हम फसल की बुआई करते हैं, प्री हार्वेस्टिंग जो करते हैं, इनपुट कॉस्ट जो आता है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है 60%। जैसे किसान लोग लोन लेकर के खेती करते हैं। और 40% लोन किन क्षेत्रों में जा रहा है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। अब एग्रीकल्चर से संबंधित इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, तो जैसे ट्रैक्टर लोन होगा, हार्वेस्टिंग जो मशीन होता है, हार्वेस्टिंग मशीन के लिए लोन होगा। यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो कैपिटल गुड्स होगा, उस कैपिटल गुड्स के लिए कितना लोन सैंक्शन हो रहा है, 40% हो रहा है। तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये बातें कही गई है। दूसरे पैराग्राफ में जब बात करते हैं तो पीएसएल की बात की गई है, पीएसएल की बात की गई है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि पीएसएल होता क्या है, पीएसएल होता क्या है। तो देखिए, पीएसएल की अवधारणा 1972 में आई है, 1972 में आई है। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में देखते हैं और इसका इतिहास क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। और राष्ट्रीयकरण का सामान्य तात्पर्य क्या होता है कि निजी क्षेत्र की जो इकाई होती है, उस निजी क्षेत्र की इकाई में जब सरकार अपना शेयर सुनिश्चित करती है, अपना मालिकाना हक सुनिश्चित करती है, उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण किया क्यों गया, तो देखा यह गया था कि आज़ादी के उपरांत भारत में जितने भी बैंक थे, वह सभी निजी क्षेत्र के बैंक थे। और निजी क्षेत्र के जो बैंक थे, उन बैंकों में धोखाधड़ी चरम सीमा पर थी। तथा उन बैंकों का विस्तार जो है, केवल शहरी क्षेत्र में ही हो रहा था, एवं समाज के उच्च वर्ग के लोग ही बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके मन में ये बात आया
कि जो अगर हम बैंकों का विस्तार समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच करें तथा बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर होना शुरू हो जाए तो इससे देश में फिनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। और जब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तो जो समाज के वर्ग के लोग हैं उनमें बचत करने की प्रवृत्ति होगी, और जब बचत करने की प्रवृत्ति विकसित होगी तो इससे देश में कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, पूंजी का सृजन होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो आरबीआई का कहना था कि इसका क्या गारंटी है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से यह बैंक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान करे ही, इसका क्या गारंटी है कि यह बैंक कृषि के क्षेत्र में साख का सृजन करे ही। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 1972 में एक कंसेप्ट लाया, एक मैंडेटरी लाया, पीएसएल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इसी का हिंदी होता है प्राथमिकता क्षेत्र उधार। प्राथमिकता क्षेत्र उधार। अब सवाल ये आता है कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत आता क्या क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया जाता है। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है, कम मूल्य के आवास को शामिल किया जाता है, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है उसको शामिल किया जाता है। और जैसा कि आप लोग को पास संज्ञान होगा कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना लाया गया था यह नचिकेत मोड़ समिति के सिफारिश पर जो वित्तीय समावेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वही कमेटी ने सुझाव दिया था कि कुछ ऐसे कार्यक्रम को शुरू किया जाए जिससे जनता स्वतः बैंकों की तरफ मोबिलाइज हो, बैंकों की तरफ वो आकर्षित हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम लाया गया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप देखते हैं कि 0 रुपया अकाउंट यानी कि 0 रुपया बैलेंस से आपका अकाउंट ओपनिंग होगा। आपका अगर जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन हुआ है तो आपको 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा, तथा जब ये योजना लाई गई थी उस समय 5,000 रुपया तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी, तथा उस ओवरड्राफ्ट की सुविधा को अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपया कर दिया गया है। तो पीएसएल क्षेत्र है क्या, तो पीएसएल क्षेत्र के अंतर्गत वैसे क्षेत्र को शामिल करते हैं जिन क्षेत्रों को बैंक अपनी बैंकिंग सेवा देने से वंचित करता है। तो ये पीएसएल के तहत ये मैंडेटरी किया गया कि भारत में कार्यरत जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को अपने कुल क्रेडिट क्रिएशन का, कुल साख सृजन का कम से कम 40% हिस्सा पीएसएल क्षेत्रों को देना है। और वही पीएसएल क्षेत्र में किनको किनको शामिल करते हैं उसी की चर्चा भी जैसा हमने किया था। तो एक बात यहाँ पे ये बातें कही गई है। दूसरी फिर बातें हम लोग देखते हैं, इसमें बात जो की गई है एक केसीसी की बात की गई है। इस पैराग्राफ में केसीसी की बात की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं केसीसी है क्या। केसीसी, तो केसीसी की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा वर्ष 1998 में आरवी गुप्ता के पहल पर किया गया है। केसीसी की शुरुआत 1998 में आरवी गुप्ता के पहल पर किया गया है। और इस केसीसी के अंतर्गत 2024-25 के पहले यानी कि फिनेंशियल ईयर, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं FY25 के तक जो टोटल लोन दिया जाता था वो 3 लाख दिया जाता था। लेकिन फिनेंशियल ईयर 2025-26 में, फिनेंशियल ईयर 2025-26 में इसको बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि आप
अब केसीसी के तहत 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। और इस लोन के साथ क्या है कि इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट जो रेट है यह 7% है। लेकिन अगर आप जिस दिन आपका अकाउंट में लोन सैंक्शन होता है, जिस दिन आपका लोन सैंक्शन होता है उस दिन से लेकर के 6 मंथ के अंदर अगर आप वन टाइम ट्रांजैक्शन अगर इस अकाउंट के माध्यम से करते हैं तो सरकार 3% का क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो उस स्थिति में प्रभावी दर कितना हो जाएगा, प्रभावी ब्याज दर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप जो संचालित की जा रही है, वह बिहार सरकार कह रही है कि अगर आप लोन सैंक्शन होने से 6 मंथ के पहले अगर किसी भी प्रकार का वन टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा 3% का सब्सिडी दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रभावी इंटरेस्ट दर कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा। अब सोचिए 1 लाख का 1 साल के अंदर में 1,000 रुपये आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। 1,000 रुपया 1 लाख पे इंटरेस्ट देना है। ऐसे आप बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो एवरेज बैंक का रेट 11 से 12% रहता है, लेकिन आपको यहाँ कितना चुकाना है, 1% चुकाना है। तो ये केसीसी लोन के संदर्भ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें जो दिया गया है, जो बातें कही गई है, हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बारंबार पूछे भी गए हैं कि भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साख सृजन करने वाला कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक है। तो जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास जो बैंक है 2 प्रकार का है। एक बैंक है जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। और दूसरा बैंक है जिसका मोटिव है नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसका मोटिव है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब हम प्रॉफिट कमाने वाली बैंक की जब बात करते हैं तो हमारे पास वो बैंक कौन सा है, तो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। और नो प्रॉफिट नो लॉस में हम किन किन बैंकों को रखते हैं, तो एक कोऑपरेटिव बैंक को रखते हैं और दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल करते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में टोटल जो एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है, उस टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट में 75% भूमिका 75% भूमिका कमर्शियल बैंकों की है तथा 25% भूमिका कॉरपोरेट तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की है। यानी ये बातें हमने जो अभी आर्टिकल्स देखा है उस आर्टिकल्स में इस बात की चर्चा की गई है कि टोटल जो लोन सैंक्शन होता है उस टोटल लोन सैंक्शन में करीब करीब 75% जो लोन दिया जाता है वह कमर्शियल बैंकों के द्वारा है तथा 25% जो लोन है वह किसके द्वारा है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा है। तो ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन को ध्यान पे रखना है। फिर इसी सीरीज में हम लोग एक आगे फिर इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये निर्मला सीतारमण के संबंध में है कि गवर्नमेंट टू रिव्यू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पीएसबी बैड लोन रिकवरी। यानी कि जो पीएसबी जब हम बात करते हैं, इसका पीएसबी का मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। और जब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी है, 12 है। कभी पब्लिक सेक्टर बैंक 27 हुआ करता था, लेकिन 27 से घटकर अभी 12 हो गई है। इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक था। पब्लिक सेक्टर बैंक पहले
27 था, लेकिन अभी घट के कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो कैसे 12 हो गया है, तो पहले 19 जो था नेशनलाइज बैंक था, ठीक है, एक एसबीआई बैंक था, ठीक है, 5 एसबीआई के एसोसिएट बैंक था, ठीक है, प्लस 1 आईडीबीआई बैंक था, प्लस 1 भारतीय महिला बैंक था। तो जब टोटल को जोड़ते हैं तो बैंकों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। 19 प्लस 1 20 प्लस 5 25 और 1 26 1 27। लेकिन इस 27 बैंकों में से भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में विलय कर दिया गया, आईडीबीआई को निजी हाथों में बेच दिया गया, इसका निजीकरण कर दिया गया, और 5 जो एसोसिएट बैंक है इनका एसबीआई में विलय कर दिया गया। तो इन सब को जब मिलाते हैं तो अब ये बैंकों की संख्या कितनी हो गई, केवल एसबीआई हो गई। आईडीबीआई को निजी हाथों में बेच दिया गया, भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मिला दिया गया, और 5 जो एसोसिएट बैंक है इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो ये सब बैंक मिलके कितने हो गए, केवल एसबीआई हो गए। अब आते हैं इस 19 के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पुनः वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 और 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 20 बैंक हो जाता है। लेकिन वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। तब राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 19 हो गई, पुनः 2017 में देना बैंक, देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय कर दिया गया, किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस 19 में से 2 बैंक घट गए तो कितने बच गए, 17 बैंक बच गए। पुनः अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में जो 17 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक बचा हुआ था, इस 17 में से 6 बैंकों का विलय 4 अन्य बैंकों में कर दिया गया। और 4 अन्य बैंकों में जो किया गया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सिंडिकेट बैंक है उस बैंक का विलय कर दिया गया केनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक जो है उसका विलय कर दिया गया इंडियन बैंक में, ठीक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पीएनबी में। तो 6 बैंकों का विलय 4 अन्य बैंकों में कर दिया गया। तो 17 में से जब 6 बैंक निकलते हैं तो कितने बचेंगे, 11 बैंक। तो 11 ये बैंक होंगे और एक कौन बैंक हो गया, एसबीआई। तो जब 11 को और एसबीआई को जोड़ते हैं तो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो इस प्रकार पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि निर्मला सीतारमण कह रही है कि आने वाला है ना, कि आज अभी बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, तो कल बैंक के बड़े अधिकारियों के साथ इनका रिव्यू मीटिंग है, बैठक है, और इस बैठक में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम इस बैठक में हम किन किन बातों पे चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिलिटी पर चर्चा, यानी कि जो बैंक का लाभ देता है उस पर बात करेंगे। दूसरा, बैड लोन्स रिकवरी पे बात करेंगे कि बैड लोन्स रिकवरी का क्या पोजीशन है। डिपॉजिट मोबिलिटी पे बात करेंगे। डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात करेंगे, तथा भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कार्यक्रम है, इसके बारे में भी कल बैठक में इस बात की चर्चा की जाएगी कि उसका क्या पोजीशन है, क्या उसका परफॉर्मेंस है। अब इसमें भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के
फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, तो जैसा हम लोग जानते हैं पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की गई है। तो इन्हीं सब योजनाओं के संदर्भ में निर्मला सीतारमण बृहस्पतिवार को बैंकों के बड़े अधिकारियों के साथ तथा जो फिनेंशियल सर्विस में डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस जो है, उस डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कल करेगी और रिव्यू करेंगे कि भारत में इन सब विभिन्न प्रकार के जो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका क्या पोजीशन है, तथा ये बैंकों का जो ये डिपॉजिट मोबिलिटी का क्या पोजीशन है, डिजिटल पेमेंट को लेकर के क्या है, साइबर सिक्योरिटी को संबंध में क्या है। तो इसी के संदर्भ में बातें कही गई है। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं आज का कुछ एक महत्वपूर्ण फिर हेडिंग्स था इन्फ्लेशन को लेकर के। तो जैसा कि महंगाई की जब बात करते हैं तो हम लोग सामान्यतः जो महंगाई शब्द की चर्चा करते हैं तो उसका अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, और मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। और यह इन्फ्लेशन जो टर्म है यह विकसित देशों से लिया गया है। तो सामान्यतः महंगाई की जब बात करते हैं तो हम लोग महंगाई के संदर्भ में यही आइडिया रखते हैं कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास हो, उसे ही क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सीपीआई महंगाई के संदर्भ में इस बात की चर्चा की गई है कि 69 मंथ लोएस्ट स्तर पे रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि 69 मंथ के लोएस्ट स्तर पे सीपीआई महंगाई देखने को मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा महंगाई के बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि महंगाई के संदर्भ में यहाँ पे बातें कही क्या जा रही है। महंगाई के बारे में क्या बातें की जा रही है। तो सामान्यतः जैसा कि अभी चर्चा की है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होता है उसी को जो मापा जाता है उसी को महंगाई कहते हैं। अब जब महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई की गणना 3 स्तर पर की जाती है। महंगाई की गणना 3 स्तर पर की जाती है। ठीक है, एक जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उस उत्पादन के दौरान मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, जब उस परिवर्तन को मापते हैं तो उसका जो सूचकांक है उसको आईआईपी कहते हैं। और एक वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन होने के बाद डायरेक्ट रिटेलिंग होगा, यह संभव नहीं है। सामान्यतः होगा क्या कि पहले किसी फर्म में वस्तु का उत्पादन होगा, फिर उसका क्या होगा, होलसेलिंग होगा, और फिर उसका क्या होगा, रिटेलिंग होगा। इस प्रकार वस्तु हम लोग के पास अंतिम रूप में उपभोग के लिए पहुंचती है। तो जब वस्तु के उत्पादन के स्तर पर जो मूल्य में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का जो मेजरमेंट करते हैं उसका सूचकांक क्या है, आईआईपी है। जब इस वस्तु का फिर क्या होगा, होलसेलिंग होगा। तो जब थोक मूल्यों पर मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को जो मापा जाता है उसको कहते हैं डब्ल्यूपीआई। और जिस मूल्य पे आम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी करते हैं तो सामान्यतः आम उपभोक्ता रिटेल प्राइस पे यानी कि चालू मूल्य पे यानी कि बाजार मूल्य पे यानी कि प्रचलित मूल्य पे वस्तु एवं सेवा की खरीदारी करते हैं। तो प्रचलित मूल्य पे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होता है उस वृद्धि को जो इंगित करता है उसको कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी देख पा रहे हैं यही सीपीआई के बारे में कहा जा रहा है कि यह 69 मंथ के लोएस्ट स्तर पे महंगाई देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि महंगाई 69 मंथ के निचले स्तर पर महंगाई होने के पीछे कारण क्या है। तो कहा जा रहा है कि फल एवं सब्जियों के मूल्यों में कमी के वजह से यह महंगाई कम हुआ है। यानी कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक
बेहतर अवस्था होती है कि जो महंगाई है वह एक निश्चित सीमा में रहे। अब इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि वो निश्चित सीमा क्या होगा या महंगाई का ऑप्टिमम बिंदु क्या होगा। तो जैसे महंगाई के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और वही कमेटी ने कहा था कि अगर भारत में महंगाई अगर 4+2 के बीच में है तो भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहतर सूचकांक है या बेहतर अवस्था उन्होंने बताया था। तो इसी को हम लोग अभी टारगेट करके चलते हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो महंगाई का स्तर है इसी के बीच में है, यानी कि इसका कहने का मतलब है 2 से लेकर के 6 के बीच में महंगाई होनी चाहिए और अभी भारत में 2 से लेकर 6 के बीच में महंगाई का स्तर बना हुआ है। और यही स्तर को ध्यान में रखते हुए अभी आरबीआई जो मौद्रिक नीति आने वाले जून मंथ के पहले वीक में जो मौद्रिक नीति जारी होगी, मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होगी, तो ये बात कही जा रही है कि आरबीआई के पास अभी पर्याप्त अवसर है कि आरबीआई रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट तक 50 बेसिस पॉइंट तक क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में डिटेल जानते हैं कि आरबीआई का क्या फंक्शन है भारत जैसे देशों के लिए या किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका होती है। तो जब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का सबसे प्राइमरी फंक्शन है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करना और इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो नीति बनाती है उस नीति को कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इस मौद्रिक नीति की 2016 के पहले 6 मंथ पे समीक्षा होती थी, लेकिन 2016 से इस मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 मंथ पे होती है, यानी कि साल में कितना बार हो जाएगा, 6 बार होगा। साल में कितना बार होगा, 1 ईयर में 6 बार, यानी कि 6 बार इसकी समीक्षा होती है। 2016 से पहले मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिए आरबीआई का जो गवर्नर था उसको ऑटोनोमस पावर था, यानी कि ऑल इन ऑल वही था। लेकिन 2016 के बाद से ये मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिए एक एमपीसी कमिटी बनाई गई है, एमपीसी कमिटी बनाई गई है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। और यह एमपीसी जो कमिटी है यह 6 सदस्यीय हैं जिनमें 3 आरबीआई के कैरियर अफसर हैं तथा 3 सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। और किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता है यहाँ पे मत के आधार पर होता है और यहीं पे जब मत बराबर की स्थिति हो जाती है, टाई हो जाती है, तो आरबीआई के गवर्नर को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया है और उस मत को वीटो शक्ति नहीं कहा जाता है, उस मत को वीटो शक्ति नहीं कहा जाता है, उस मत को निर्णायक मत के रूप में जाना जाता है। तो यही आरबीआई जो अगले मंथ जून महीना में जो मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी, इसमें ये बात कही जा रही है कि आरबीआई के पास पर्याप्त अवसर है कि आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकती है। और जब रेपो रेट में कटौती होगा तो इससे कमर्शियल बैंकों के तरलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब कमर्शियल बैंकों के तरलता में वृद्धि होगी तो कमर्शियल बैंक आम उपभोक्ता को तथा निवेशक को सस्ते दरों पर क्या करेगा, लोन बांटेगा। जब सस्ते दरों पर लोन बांटेगा तो इससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इससे एग्रीगेट सप्लाई में भी वृद्धि होगी जिससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है कि जून मंथ में आरबीआई के पास पर्याप्त अवसर है कि वह मौद्रिक नीति की जो समीक्षा करेगा उसमें रेपो रेट में कटौती की पूर्णतः गुंजाइश होने की संभावना है। ठीक है।